जी, आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी का तवाज़न कैसे हासिल होता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। आप जानते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस को, जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, उसको हम तवाज़न कहते हैं या इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हम ये इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। ये बात भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम का क्या मतलब है। कौमी आमदनी के तवाज़न से क्या मुराद है। इसका मतलब है कि नो फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम। कौमी आमदनी की वो सतह जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना पैदा हो, हम उसको कहते हैं कि कौमी आमदनी का तवाज़न है, वो कहलाता है। अब तो कौमी आमदनी का तवाज़न हासिल करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। पहला, एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के। मजमूई तलब को हम लिखते हैं C+I और मजमूई रसद को लिखते हैं C+S। दूसरा तरीका है सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, बचत बराबर है सरमायाकारी के। अब हम पहला तरीका डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मजमूई तलब से क्या मुराद है। मजमूई तलब एग्रीगेट डिमांड कहते हैं समेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, समेशन कहते हैं ऐड कर लेना, ठीक है। तमाम अगर एक मुल्क में होने वाले तमाम अखराजात को हम जमा कर लें तो हमारे पास मजमूई तलब आ जाती है। अब चूंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमारे अखराजात टू सेक्टर इकोनॉमी में चूंकि दो सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, तो हमारे अखराजात भी सिर्फ C और I है। यानी कंज्यूमर्स खर्च कर रहे हैं C, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट, उनका खर्च इन्वेस्टमेंट कहलाता है I। तो एग्रीगेट डिमांड बराबर हो गई C+I के बराबर। एक मुल्क में होने वाले तमाम अखराजात को जमा कर लिया जाए तो हमारे पास मजमूई तलब आ जाती है, और AD का फार्मूला हो गया C+I। अगला पॉइंट है एग्रीगेट सप्लाई, मजमूई रसद। मजमूई रसद क्या होती है। समेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई बराबर है समेशन ऑफ इनकम। अगर एक मुल्क में तमाम इनकम को जमा कर लिया जाए तो वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। और आपको पता है कि अगर एक मुल्क की तमाम इनकम को ऐड कर लिया जाए तो हम उनको नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर है समेशन ऑफ इनकम के, तो इसको हमने फॉर्मूला की सूरत में लिखा, तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर है C+S। क्योंकि दो तरह की इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक जो हम खर्च कर देते हैं, दूसरा जो हम सेव कर लेते हैं। और मैंने आगे लिखा बराबर है Y के, क्योंकि यही इनकम हमारी नेशनल इनकम भी कहलाती है। तो इनकम को हम Y से शो करते हैं। तो मैंने लिखा एग्रीगेट सप्लाई बराबर है C+S, और ये Y के बराबर भी हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जहाँ पर हमारी इनकम और हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्च जो है, दोनों बराबर हो जाएंगे, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तवाज़न आ जाएगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। एग्रीगेट दो तरह के फॉर्मूले लिख लिए आप, AD बराबर है AS भी लिख सकते हो, C+I एग्रीगेट डिमांड और C+S एग्रीगेट सप्लाई ये भी लिख सकते हो, और एग्रीगेट सप्लाई की जगह Y भी लिख सकते हो, C+I बराबर है Y के, ये भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। इसको हम एक टेबल से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई निकलेगा। ये वही टेबल है जो आपकी बुक में बना हुआ है। टेबल में मैंने Y लिया है, ये हमने खुद से वैल्यू अज्यूम किया है। आप देख रहे हो Y इनकम जो है वो पहले 0 है, यानी कोई इनकम नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, फिर 50 हो गई, 100, 150, 150 है, ये 150, 200, 250, 300। उधर से खर्च जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब देखो, जब इनकम 0 थी तब भी कोई ना कोई खर्च था, खर्च कभी भी 0 नहीं होता, इवन ज़ीरो इनकम पे भी। अब देखो, पहले इनकम 0 थी, आपका खर्च 20 था, इनकम 50 हो गई, आपका खर्च 60 हो गया, 100, 150, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका खर्च भी 260 तक बढ़ रहा है। आगे आ गई इन्वेस्टमेंट, इन I।
इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ली है, खुद इख्तियार सरमायाकारी। ये मैं आपको पिछले टॉपिक में समझा चुकी हूँ। वो सरमायाकारी जिसका ताल्लुक आपकी इनकम के साथ नहीं होता, वो हर हाल में आपको करनी पड़ती है, वो फिक्स होती है, उसको हम ऑटोनोमस या खुद इख्तियार सरमायाकारी कहते हैं, जो कि फ़िक्स रहती है। हमने अज्यूम कर लिया कि 20 जो है वो आपकी खुद इख्तियार सरमायाकारी है। वो कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, चूँकि इसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो देखें 0, 50, 100, 300 तक इनकम हो गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 20 ही है। अब आपका तरीका क्या था, आपका मेथड क्या था? आपने C+I बराबर है C+S की। अब हमने C+I निकालना है, तो आपको इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर से ऐड करो, 20 और 20 C और I को जमा कर लो। 20 और 20 40, 60 और 20 80, 100 और 20 120, 140 और 20 160, 180 और 20 200, 220 और 220 240, 260 और 20 280। आपके पास C+I आ गया। अब आपने C+S निकालना है, लेकिन C+S निकालने से पहले आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो सेविंग कैसे निकालते हैं? सेविंग आप निकालते हो, अगर आप अपनी इनकम में से अपनी कंजम्पशन को माइनस कर दो तो आपके पास सेविंग आ जाती है। आप 0 में से 20 को माइनस करोगे -20, 50 में से 60 को माइनस करोगे -10, 100 में से 100 को किया 0, 150 में से 140 को किया 10, 200 में से 180 20, 250 में से 220 30, 300 में से 260 निकाले तो आपके पास 40। अब आपके पास सेविंग भी आ गई। अब आपने C+S निकालना है, तो किन दो कॉलम्स को ऐड करना है, C और S को। 20 - 20 0 हो गया, 60 - 10 50, 100 - 0 100, 140 - 10 150, 140 + 10 150, 180 + 20 200, 220 + 30 250, 260 + 40 300। आप यहाँ पर भी देख रहे हो C+I की वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो इनकम की आ रही हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी इनकम के बराबर होता है। ये आपको टेबल मैंने बता दिया। अब हमने इसको डायग्रामेटिकली बताना है। अब ये देखें, आपको मैंने फर्स्ट ईयर में डायग्राम्स बनाने का तरीका बताया था। हमने एक्सेस लिए, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम मैयर की है, वाई एक्सिस पर हमने मजमूई तलब और मजमूई रसद लिखी है। अब देखो इनकम की वैल्यूज़, अब हमने स्केल डिटर्मिन करना है। इनकम की वैल्यू 0 से लेकर 300 तक जा रही है, तो मैंने इसका जो स्केल है वो 50 डिटर्मिन कर लिया। देखो 50, 100, 150, 20, 200, 250, 300। अब मैं देख रही हूँ वैल्यूज़ C+I और C+S की। देखो C+I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 300 तक जा रही है, तो इसका स्केल भी मैंने वही ले लिया, 50, 100, 120, 150, 200, 250 और 300। अब सबसे पहले मैंने इनकम, इधर से इनकम और C+I की वैल्यूज़ निकाली। ये देखें, ये C+I का कर्व जा रहा है। फिर मैंने इनकम के ऊपर C+S की निकाल ली। जहाँ पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये देखें, ये हमारी नेशनल इनकम आ गई 200। ये वो लेवल ऑफ इनकम है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी तवाज़न की हालत में है। कि आपने एक मेथड आपको क्लियर हो गया कि मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के, तो इस लेवल, इस स्टेज पर आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ने लगे हैं कि सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के। अब सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, इस तरीके से भी आप इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो। एक छोटी सी बात बताऊं कि अभी आप लोगों ने मेथड पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I और एग्रीगेट सप्लाई का होता है C+S। अगर मैथमेटिकली करें तो C से कैंसिल हो गया और I बराबर है ऐसे। यहाँ से भी साबित हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट बराबर है सेविंग के। इस तरीके से आप एक तवाज़न हासिल कर सकते हो और दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो आपका आंसर सेम आएगा। अब आपको सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, इसमें आपको पता है सेविंग, पहली बात हो गई सेविंग, हमारी इनकम का वो पार्ट जो कि हम कंज्यूम नहीं करते वो सेविंग कहलाता है। और सेविंग को निकालने का तरीका क्या होता है, अपनी इनकम में से अपने खर्च को माइनस कर दो तो आपके पास आपकी बचत आ जाती है। इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर I बराबर है I0 के। I0 आपको पता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, खुद इख्तियार सरमायाकारी को कहते हैं। वो सरमायाकारी जिसका आपकी इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होती, वो ताल्लुक नहीं होता, उसको हर हाल में करना पड़ता है और वो फिक्स होता है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इसको भी अगर हम टेबल देखें तो टेबल में आपको पता है I क्या चल रहा है 20 20 20, I तो ऑटोनोमस हो गया और S आ रहा है -20 -10 0 10। अब जहाँ पर I और S दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम। ये देखें
20 और 20, आई और एस दोनों बराबर हो गए किस लेवल ऑफ इनकम पे, 200 पे। और अगर सी प्लस एस भी देखो तो 200, सी प्लस आई और सी प्लस एस दोनों 200 पे हुए में, और नेशनल इनकम भी 200 है। ठीक है, तो टेबल से भी आपको पता चल गया आई और एस बराबर हैं। और अगर हम डायग्राम से देखें तो ये देखेंगे मैंने एक्सेस लिए हैं, वाई एक्स हमेशा पॉजिटिव लिया, वाई एक्स मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि वैल्यूज़ 50, 100, 150 ये आ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ भी 20 हैं, कोई भी लेवल ऑफ 0 पे भी 20, 50 पे भी 20, 100 पे भी 20, 150 पे भी 20, 200 पे भी 20, 200 पे भी 20 और 300 पे भी 20, सब पे 20 है। इसलिए इसकी एक वर्ड जो हॉरिजेंटल लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप लोगों ने एक लाइन अटेन कर ली जो कि इन्वेस्टमेंट का कर्व कहला गया आई। अब सेविंग आ गई। सेविंग की कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, और सेविंग ज़ीरो भी हो सकती है। इसलिए मैंने जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए। यहाँ पे भी मैंने स्केल लिया 10, 20, 30, 40, -10, -20। एस की वैल्यूज़ मैंने ड्रॉ की तो आपका सेविंग का कर्व ये आ गया। जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए, ये देखें, तो वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपकी नेशनल इनकम आ गई 200। तो आप बेशक सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड चूज़ करें, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड यूज़ करें, आपका आंसर भी सेम आएगा। दोनों तरीक़ों से आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो। अगर आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो अभी आप मुझसे क्लियर करोगे। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप मुझे पिक सेंड करो और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के, अगर कोई क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कोई मुश्किल है तो वो आपको बताएंगे। तो कल से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।